पूरा में हम लोग काफी आगे तक पढ़ चुके हैं। पूरा अर्थात जी। सरावली, क्योंकि यहाँ पूरा में हम्म। तो बहुत सारी बुक हैं। स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में जो ये सरावली चलती है, जी। उसमें हमने राशि का परिचय बता दिया है। अब अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, हम्म। तो राशि भेदाध्याय कंप्लीट हो गया है, ग्रह गुणाध्याय कंप्लीट हो गया है, हम्म। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे हाउसेस का इंट्रोडक्शन, हाउस में क्या गुण होते हैं, उनकी दृष्टियां, ये भी कंप्लीट हो गया है, जो कि एक्चुअली जी। में इसमें है नहीं। और उन उसके हम्म। बिना आप फलित कर नहीं सकते। जी। इसमें होरा शब्दार्थाध्याय ये बाकी रह गया है, और ये एक्चुअली में पूरा इंट्रोडक्शन है, इस सरावली बुक का इंट्रोडक्शन है, और इसकी हिस्ट्री है। हम्म। तो आज हम लोग वो लेते हैं जिससे कि आपके 2 यूनिट पूरे हो जाएं। इसमें से जी। भी क्वेश्चन आते हैं इतिहास वगैरह से, कौन इसके राइटर हैं, ये सब। जी। तो आज होरा या फलित जो होता है सब्जेक्ट, उसमें सारावली आपकी जो बुक है सेम 1 की, उसका इतिहास व परिचय। जी। तो होरा या फलित शास्त्र सरावली के ग्रंथकार कल्याण कल्याण वर्मा जी हैं। और ये ग्रंथ सरावली अपने नाम के ही अनुरूप ग्रंथकार के समय में प्रचलित व मान्यता प्राप्त फलित ग्रंथों का सम्मिलित सार रूप है। सम्मिलित का मतलब ये कई ग्रंथों से मिला के बना हुआ है। ग्रंथ बृहद जातक के पश्चात सरावली को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उस टाइम में वराह मिहिर ने लिखी थी बृहद जातक, इनसे पहले। और वो अब तक की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है फलित की, जिसे हम होरा कहते हैं। उसके बराबर इसको विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ये उसके बाद लिखी गई थी। पौरुषीय ग्रंथों में वराह मिहिर का होरा शास्त्र, या जिसे हम बृहद जातक, और सरावली अपना अक्षुण्ण स्थान बनाए हुए हैं। अपने से पूर्ववर्ती ऋषियों व मुनियों के तंत्रों को देखकर वराह ने होरा शास्त्र लिखा था। क्योंकि इनका जो वराह मिहिर है, ये मेरे ख्याल से 500 की ईस्वी के आसपास, 450 ईस्वी, 85 की ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। और ये जो है 20 साल में इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिख डाले थे। और इन्होंने अपने से पहले के ऋषि मुनियों, जिन्होंने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखा था, उन सबको देख के बृहद जातक लिखा था। तो अपने से पूर्ववर्ती ऋषियों व मुनियों के तंत्रों को देखकर वराह ने होरा शास्त्र लिखा था। कल्याण वर्मा ने उस होरा शास्त्र को संक्षिप्त देखकर अपने इस प्रकृत ग्रंथ में तत्कालीन प्रचलन में विद्यमान अनेक यवन ग्रंथों का सहारा लेकर तथा वराह प्रवर्तित सिद्धांतों को पूर्ण मान देते हुए इसकी निबंधना की थी। तो इसमें मेन चीज ये लिखी गई है कि वराह मीर, फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वराह मीर हैं। और इन्होंने सबसे अच्छा ग्रंथ लिखा बृहद जातक, लगभग 515 ईस्वी के आसपास। और उस बृहद जातक में उन्होंने वो सारी चीजें इंक्लूड की जो आर्यभट्ट वगैरह ने लिखी थी। लेकिन ये जो सरावली है, इसको कल्याण वर्मा जी ने लिखा, और कल्याण वर्मा जी ने उसकी ये कहा कि ये पूरी तरह से सारे मैटर को कवर नहीं करती है बृहद जातक। कल्याण वर्मा ने उस होरा शास्त्र को संक्षिप्त देखकर अपने इस प्रकृत ग्रंथ में तत्कालीन प्रचलन में विद्यमान अनेक यवन ग्रंथों का सहारा लेकर, क्या है ना कि वराह मिहिर ने मुस्लिम्स जो थे, उनको म्लेच्छ कहते थे, उनका उन्होंने कोई योगदान लिया नहीं, अपनी किताब में उनको मेंशन भी नहीं किया। लेकिन ज्ञान तो कोई भी पा सकता है। जो अरबियन कंट्री से यहाँ अटैकर्स आए थे उस टाइम में, उनके पास भी नॉलेज था, और उसको हम यवन ग्रंथ कहते हैं। यवन प्रदेश से आए हुए लोग, इन्होंने क्या किया, कल्याण वर्मा जी ने उसको अपने सरावली ग्रंथ में स्थान दिया है। और यवन ग्रंथों का पूरा चैप्टर नाभस योगाध्याय सेकंड सेमेस्टर में है, कि आकाश में जो आकृतियां बनती हैं, राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये राशियों से हट के है। तो उनके आधार पे इन्होंने, अगर ऐसा आपके कुंडली में बनता है, तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए थे। तो उसको इन्होंने इंक्लूड किया। इसलिए सरावली में वो चैप्टर है। इसलिए सरावली कहीं ना कहीं बृहद जातक से सुपीरियर हो गया। तो कल्याण वर्मा ने उस होरा शास्त्र को संक्षिप्त देखकर अपने इस प्रकृत ग्रंथ में तत्कालीन प्रचलन में विद्यमान अनेक यवन ग्रंथों का सहारा लेकर
तथा वराह प्रवर्तित सिद्धांतों को पूर्ण मान देते हुए इसकी निबंधना की। मतलब ये नहीं कहा कि वराह गलत है, पर उसको भी लिया, साथ में यमन ग्रंथों को भी लिया। ग्रंथकार कल्याण वर्मा ने अपने समय में प्रचलित सभी ग्रंथों का सार तत्व इस शरावली में प्रस्तुत किया है। तो उस टाइम में जितने भी ग्रंथ लिखे जा चुके थे लगभग सभी को इंक्लूड कर लिया, इसलिए एक ये ऐसी बुक बन गई जिसमें पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी है उस टाइम तक की। वराहादि के ग्रंथों के होते हुए भी अपना नूतन ग्रंथ लिखने का प्रयोजन ग्रंथकर्ता ने स्वयं कहा है कि वराहकृत बृहद जातक को देखकर उससे दशाफल, ग्रह भाव फल और वर्ग फल विस्तृत व आवश्यक कलेवर में प्राप्त नहीं होता। मतलब कमियां इन्होंने बताई कि जो वराह मिहिर ने बृहद जातक लिखा उसमें एक कमी ये नजर आई कि हम दशाफल नहीं बता दे सकते। दशाफल क्या होता है आपको पता ही है कि दशावर्ष जिसे हम कहते हैं, जैसे केतु की दशा चल रही, शुक्र की महादशा चल रही है और उसके अंदर अंतरदशा चल रही है। एक्चुअली में टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडिक्शन कर देना एक अलग चीज है, पर वो प्रोडिक्शन लाइफ में कब आएगा ये बताना बहुत जरूरी है, उसे हम दशाफल कहते हैं। और वो दशाफल निकलता है चंद्रमा जिस राशि में होता है। कुंडली तो लग्न कुंडली बनती है, जिस समय जन्म हुआ जो राशि है वो प्रथम हाउस में लग गई, चंद्रमा हो सकता है सातवें हाउस में आ जाए। चंद्रमा सातवें हाउस में जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र एक्चुअली में टाइम या क्लॉक बन जाएगा। अब आपके जिंदगी के सारे जो इवेंट्स होंगे उस क्लॉक के अकॉर्डिंग चलेंगे। वहीं से दशा वर्ष बनता है चंद्रमा के नक्षत्र से। एक्चुअली में चंद्रमा टाइम को डिफाइन करता है सबसे पास होने के कारण। तो बहुत बड़ी चीज है, आपके प्रिडिक्शन करने से उतना फल या उस फायदा नहीं होता है जितना उसको सही समय से बताने पे कि ये 20 साल में होगी, ये 30 साल में होगी, ये घटना 40 साल में होगी। तो वो चीज इन्होंने कहा कि ये इसमें नहीं है बृहद जातक में दशावर्ष, वो इन्होंने ऐड किया। और उसको इसीलिए चंद्र कुंडली का बहुत महत्व है, वो टाइम डिफाइन करती है। वो मंगल जितने भी मंगलाचरण या मंगल कार्य होते हैं उसका भी टाइम बताती है कि शादी कब होगी, शादी के लिए कौन उपयुक्त वर होगा, वो भी चंद्र कुंडली से ही आता है। तो इसमें उन्होंने दशाफल, ग्रह भाव फल, ग्रहों का जिस भाव में हो, क्योंकि ग्रह अपनी राशि में बैठे ऐसा तो जरूरी नहीं, अपनी राशि से हट के दूसरे भाव में बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही मतलब अगर जैसे शुक्र है उसकी 2 और 7वीं राशि है पर बैठ गया 8वीं राशि में, तब क्या करेगा? 2 और 7 का तो फल देगा ही, लेकिन 8 का मिक्सचर बना के। तो ग्रह भाव बल इसको बोलते हैं। वर्ग फल मतलब वर्गोत्तमी है ग्रह, तो क्या होगा? वर्गोत्तमी का मतलब नवांश कुंडली में और D1 कुंडली दोनों में ही वो ग्रह ने अपनी राशि परिवर्तित नहीं की, तो वर्ग फल विस्तृत व आवश्यक कलेवर में प्राप्त नहीं होता है। मतलब उन्होंने कहा कि ये सब चीजें क्योंकि बृहद जातक में नहीं दी गई, इसलिए बृहद जातक की इस कमी को दूर करने के लिए सरावली ग्रंथ लिखा। पता मैं शरावली लिख रहा हूं, यह कथन वराह का दूसरा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा वराह मीर की, अभी तो वराह मीर अपनी बात को थोड़े शब्दों में कहने में पूर्ण कुशल हैं, उनकी इस प्रसिद्धि के अनुरूप ही है। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में उन्होंने ये बातें कही हैं कहीं कहीं पे, लेकिन वो इतनी शॉर्ट हैं कि वराह मीर को तो समझ में आ गई और लोगों को नहीं आ सकती, इसलिए हम उसका विस्तृत इसमें डिटेल देंगे। केवल आयुर्वेदाय प्रकरण में हानि वृद्धि संस्कार के प्रकरण में एक वाक्य छोड़कर कल्याण वर्मा सर्वत्र वराह को नतमस्तक होकर स्वीकार करते रहे। इससे पता चलता है कि एक चैप्टर ऐसा आया आयुर्वेदाय अर्थात आयु, जहां से आयु डिफाइन होती है स्पेशली बच्चों की, कि बच्चे कभी कभी, ज्यादातर बच्चों का लाइफ बहुत कम होता है। अभी तो मेडिकल फील्ड इतने स्ट्रांग हो गई है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, पहले के समय में ऐसा नहीं था। बच्चे जीवित रह जाएं, आगे चल जाएं, ये बड़ी बात होती थी। इसलिए उस टाइम में एस्ट्रोलॉजी में एक पूरा चैप्टर इसमें बना था आयुर्वेदाय, तो अर्थात आयु कितनी होगी। और ये तो सभी लोगों के लिए था लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली है, और ये आपका सेमेस्टर 1 में है टॉपिक। तो केवल आयुर्वेदा प्रकरण में हानि वृद्धि संस्कार के प्रकरण में एक वाक्य को छोड़कर
उस एक वाक्य में कल्याण वर्मा ने गलत इनको साबित किया है कि वराहमिहिर गलत थे, बाकी सब जगह वो इनको सपोर्ट कर। अब शरावली ग्रंथ कितना बड़ा है? 55 अध्याय हैं इसमें। 55 अध्यायों में विभाजित यह ग्रंथ फलादेश के लिए उत्तम है, बहुत अच्छा है। अगर आप फलादेश करना चाहते हैं तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की ये पढ़ाई जो अगले 10 दिन बाद लगभग खत्म होने वाली है। अब टाइम तो बहुत कम बचा है, पूरी पूरी सरावली आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये आगे सेकंड सेमेस्टर में भी कंटिन्यू होगी। तो 55 अध्यायों में विभाजित यह ग्रंथ फलादेश के लिए उत्तम है। इसमें प्रतिपादित नियमों को व्यवहार में एकदम खरा उतरता देखा जाता है। राजयोगों का विस्तृत वर्णन है, विचार है। भाग्य व कर्म स्थान का अपेक्षाकृत सुंदर विचार है। क्योंकि बृहद जातक में एक कमी थी कि भाग्य भाव कौन सा है और कर्म भाव कौन सा है। 9वीं 10वीं में कंफ्यूजन था, 9 को 10 और 10 को 9, ये बताने में समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। इन्होंने शरावली में कंफर्म कर दिया कि 9वां हाउस जो है भाग्य भाव है और 10वां कर्म स्थान है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इन्होंने एक कंफ्यूजन को दूर किया। तो अपेक्षाकृत ये सुंदर विचार है, क्योंकि इससे जो प्रिडिक्शन है वो सटीक होने लगे। वर्गफल विस्तृत प्रवृज्या योग विचार। तो वर्गफल अभी हमने बताया कि वर्ग जो बनते हैं, जैसे कि राशि परिवर्तन ना होना, और भी बहुत सारे वर्ग हैं, उस सब पूरा डिटेल दिया है। प्रवृज्या विचार मतलब धन या निर्धन योग जो बनते हैं, उन सब का डिटेल दिया है। वह नाभस योगों का उपब्रह्मण करके, नाभस योग जो कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं था, ये यवनों का दिया हुआ नाभस योग है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको इन्होंने इंक्लूड किया है अपनी शरावली ग्रंथ में। कि कुंडली में अगर कमल जैसा बन रहा है, कुंडली में अगर सांप के जैसा बन रहा है, माला के जैसा बन रहा है, शकट जैसा आकृति बन रही है, तो इसके फल क्या होंगे? ये सारी चीजें। और ऐसा होता है कि कुंडली में बहुत सारे आकृतियां नजर आती हैं, ग्रह का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है। जैसे काल सर्पयोग में पूरी की पूरी कुंडली हाफ ब्लैंक होती है, और हाफ में सारे प्लैनेट्स होते हैं, और उसके एंड पॉइंट्स पे राहु केतु होते हैं। तो ये आकृति ही तो है, और इस आकृति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नाभस योगों का बहुत ज्यादा रोल था। तो नाभस योगों का उपब्रह्मण इसे अन्य ग्रंथों से अलग पहचान देता है, क्योंकि ये किसी भी ग्रंथ में नहीं है। नष्ट जातक का विचार इसमें बहुत सटीक है। ये नष्ट जातक टॉपिक एक्चुअली में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, प्रश्न ज्योतिष का टॉपिक है, पर उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने इसमें दे दिया है। नष्ट जातक का विचार सटीक है। उससे वास्तविक जन्म समय आदि का विवेक किया जा सकता है, उससे एकदम जन्म समय का विवेक किया जा सकता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो क्या है ना, कि बर्थ हुआ तुरंत डॉक्टर ने या नर्स ने टाइम लिख दिया, तो काफी एग्जैक्ट रहता है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो नष्ट जातक वगैरह से, प्रश्न प्रश्न प्रक्रिया से जन्म समय का विवेचन किया जा सकता था उस टाइम में। ये जो प्रश्न ज्योतिष टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा कि प्रश्न किया और प्रश्न से आपने कुंडली बनाई। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं। अभी एक दिन आपके जो सीनियर हैं, उसमें एक लड़का है, नाम मामलेश्वर नाम है उसका। उसने फोन किया था 1:40 दोपहर में, और वो एक्चुअली में ज्वेलरी का शॉप है उसका, और उसके ज्वेलरी के शॉप में एक अंगूठी खो गई, और 50,000 रुपए की अंगूठी। तो वो बहुत घबरा गया कि पापा को क्या जवाब देगा अपना। और मतलब एक दिन के लिए उसको बैठने के बोला उनके पापा ने। तो उसने हमें फोन किया, तुरंत तत्काल फोन किया उसने, लेट नहीं किया, ये बहुत अच्छा किया। और उसने कहा कि ये घटना हुई है अंगूठी की, क्या करें, क्या है, मतलब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब चली गई। तो मैंने देखा तुरंत प्रश्न ज्योतिष से हमने उसकी कुंडली बनाई, और मैंने देखा कि उसकी अभी वो अंगूठी उसके दुकान के अंदर ही है, वो भी बाहर नहीं निकली है। और अगर उसने मेहनत किया तो उसको मिल भी जाएगा, लेकिन मेहनत ढूंढना बहुत पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारी दुकान के अंदर ही है अभी, शाम के बाद निकल सकती है, इसलिए पूरी कोशिश करके उसे ढूंढ लो, मिल जाएगी। शाम 4 बजे तक उसका फोन आया, मिल गई थी।
तो मतलब कहाँ ये, मिली सर? हेलो, कहाँ मिली सर? उसकी दुकान में ही, जब वो जो लगाए रहते हैं, पन्नी वगैरह लगा देते ना ग्लासेस के अच्छा। कवर के हाँ फॉर्म हाँ। में, तो वो हम्म। उसमें कहीं सरक गई थी। अब अच्छा उसने अच्छा। सरका दिया, भाई देखिए वर्कर भी होते हैं दुकान में। हाँ, कि अभी अभी छुपा देते हैं, बाद में फिर निकाल के लिए जाएंगे सर। हाँ, शाम के जब जाने लगेंगे तो निकाल के चले जाएंगे। तो वो यस ऐसी जगह सर। छिपी हुई थी कि वो इतना कोशिश करके नहीं ढूंढ पा रहा था। पर उसने जब मेरी बात को सुना तो समझ गया कि है तो दुकान के अंदर ही। अब उसने सब हम्म। कुछ उलट पलट डाला। 4 बजे तक उसे मिल गई। हम्म। जी। तो देखिए, ये जो ग्रंथ लिखे हैं 1500 साल पुराने हैं ये सारे, लेकिन इनमें हम्म। वाकई में सच्चाई है, ये गलत नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, चलिए उनकी बात छोड़िए जो नहीं मानते हैं, पर जो मानते हैं वो जी। इसका फायदा लेते हैं। हम्म। इन ग्रंथों का ज्ञान सबसे पहले ब्राह्मणों को हुआ, ब्राह्मणों ने इसकी क्षमता का यूज किया, और इस हम्म। कारण से वो आज समाज में सबसे आगे हैं। ये ज्ञान हम्म। बहुत कम लोगों के पास पहुंचा, अब के टाइम में पहुंच रहा है, पहले नहीं पहुंचा। बहुत साल जी। पहले मैंने बचपन में एक बुक पढ़ी थी, टेल्स अबाउट मेटल। ये यहाँ इंडिया की बुक नहीं थी, मीर पब्लिशर्स मास्को की थी। हम्म। लेड, कल हम आपको पढ़ा रहे थे कि लेड बुध का धातु है, राहु का हम्म। धातु है, केतु का धातु है लेड। इससे बुलेट्स बनाई हम्म। जाती है। बुलेट मतलब गोली, गन जी। में जो लगाते हैं। ये जी। सिल्वरिंग मेटल होता है, और इसका मेटल जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हम्म। जो लोग मंदिरों के पास इन मंत्रों का उच्चारण होते वक्त सुन लेते थे, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, तो उनके हम्म। कान में ये लेड मेल्ट करा के भर दिया जाता था, ऐसा लिखा हाँ। है इतिहास में। जी जी। जी। यह सच्ची बात है, और इस बात को हम्म। साबित किया है मास्को ने। सोचिए कहां तक ये बात गई है। हम्म। और उस बुक को मैंने पढ़ा था अपनी बचपन में, लेड मेटल पढ़ रहे हम्म। थे, तो वो पूरी बुक इंग्लिश में थी, लेकिन उसमें ये जी। लिखा था। वो बात आज अच्छा। यहाँ नजर आ रही है। तो ये चीजें बहुत ही सटीक हैं, बहुत अच्छा आंसर हम्म। देती हैं। समाज को इसका फायदा बहुत कम मिला है। हम्म। नष्ट जातक का विचार इसमें बहुत सटीक है, उससे वास्तविक जन्म समयादि का विवेक किया जा सकता है। भट्टोत्पल तक आते आते शरावली की लोकप्रियता व उत्कृष्टता लगातार बढ़ती गई थी। इसे शास्त्र का दर्जा प्राप्त हो गया था। मतलब ये इसलिए पॉपुलर होती गई, लैंग्वेजेज ही डिटेल में थी, सारी चीजों को इन्होंने इंक्लूड किया था, जबकि वराह मिहिर ने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। लोग वराह मिहिर के बृहद जातक व शरावली का नाम साथ साथ लेने लगे थे, दोनों की बराबरी कर दी, लेकिन जबकि वराह मिहिर को फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी माना जाता है। बृहद जातक के नियमों का विस्तार समझने के लिए शरावली एक अनिवार्य पाठ्य ग्रंथ का स्तर पा गई थी। यहां तक कि शरावली को मुख्य आधार बनाकर प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ भी लिखे जाने लगे थे। हम लोगों ने क्या गलती की भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम नहीं मिला, ना ही इतना कोई गाइड करने वाला था, खुद से पढ़ा। सच बताएं तो शरावली पढ़ नहीं पाया जाता, और मैंने सोचा कि चलो इसकी कमी ये बृहद जातक में पूरी कर लेंगे। बृहद जातक तीसरे सेमेस्टर में मिली हम लोगों को पढ़ने का, और हमने सोचा है वो सब कमी पूरी कर लेंगे। पर सच बताएं तो बृहद जातक बहुत ही टफ है, और मुझे उसे पढ़ के बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और मैंने बृहद जातक सच बताएं तो बहुत कम पढ़ी, और बाद में फिर से सरावली उठा के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया। सरावली में इतना डिटेल है कि वो बृहद जातक की कमियों को पूरा कर देती है, और थर्ड सेमेस्टर का मेरा एग्जाम उससे निकल गया। कुछ चैप्टर जो नहीं थे सरावली में, बृहद जातक में थे, तो वो बात अलग है कि उसको हमने वहां पढ़ा। बट सच बताएं तो ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की ये बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है फलित के लिए। अब ये सब चीजें हमें किसी ने बताया नहीं था, तो हम बृहद जातक की लालच में बैठे रह गए कि जब वो आएगी तो हम पढ़ेंगे। सेकंड में आ जाती है, थर्ड में तो पराशर आ जाती है, पर सरावली सबसे इजी और बहुत ज्यादा डिटेल है। ये कंप्लीट बुक है। तो बृहद जातक के नियमों का विस्तार समझाने के लिए सरावली एक अनिवार्य पाठ्य ग्रंथ का स्तर पा गई थी। ये देखिए स्पष्ट लिखा है यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में। यहां तक कि सरावली को मुख्य आधार बनाकर प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ भी लिखे जाने लगे। वही मुख्य आधार बन गई, और जो मेन बुक थी हमारी वो पीछे हो गई।
शरावली के आधार पर सुप्रसिद्ध सर्वार्थ चिंतामणि, जातक, पारिजातिक आदि ग्रंथ लिखे गए। मतलब ये ग्रंथ बड़े बड़े इस पे लिखे गए। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि शरावली फलित के प्रथम पंक्ति ग्रंथों में से अन्यतम है। तो ये सच बताएं तो प्रथम पंक्ति का ही ग्रंथ है, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में शरावली पढ़ाई जाती है। ये हमें नहीं समझ में आया था उस टाइम में। हमने सोचा ये शरावली कोई अलग बुक है, ये होरा नहीं है, क्योंकि नाम से कंफ्यूजन हुआ। एक्चुअली में शरावली एक नाम है। हो सकता है कि कल्याण वर्मा जी को ये नाम किसी कारण से पसंद रहा हो, और उन्होंने लिखी तो बुक होरा की ही थी, मतलब फलित की, उसका नाम शरावली रख दिया था और उससे वो फेमस हो गई। तो इस नामकरण में भी डिटेल दिया गया है यहाँ पे। शरावली का नामकरण, शरावली नाम से प्रसिद्ध यह ग्रंथ मूल रूप से होरा शास्त्र नामक ही था। क्लियर कर दिया उन्होंने, यही है होरा शास्त्र। ग्रंथकार कल्याण वर्मा ने इसका नाम होरा शास्त्र ही कहा है, और वो इसका श्लोक भी उन्होंने लिखा था। इत्थम होरा शास्त्रम रचितम कल्या कोविदैन्यम, अर्थात कल्याण कृत, कल्याण वर्मा कृत ये होरा शास्त्र ग्रंथ है। उस काल में सभी जातक ग्रंथों का नामकरण होरा शास्त्र ही होता था। सभी ग्रंथों को परस्पर पृथक करने के लिए ग्रंथकार का नाम साथ में जोड़ दिया था। सभी होरा ग्रंथ हैं, तो कैसे सेपरेट या डिफाइन करें? जैसे पराशर ने लिखा तो पराशर होरा शास्त्र, वराह ने लिखा तो वराह का होरा शास्त्र। उसी तरह से कल्याण वर्मा का होरा शास्त्र नामक ग्रंथकार ने किया था। शरावली नाम भी ग्रंथकार कल्याण वर्मा द्वारा ही सांकेतिक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थोड़ा सा इसमें बुद्धिमानी की कल्याण वर्मा जी ने। सभी होरा शास्त्र हैं तो यूनिकनेस नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपना एक खुद का श्लोक बनाया। इस शरावली ग्रंथ में उस श्लोक लिखा भी है, और उसमें उन्होंने इस ग्रंथ का नाम शरावली लिख दिया, और वही प्रचलित हो गया। होरा तृष्णार्तानम शीर्ष्याणाम स्फुटतरार्थ शिशिर जला, कल्याण वर्मा शैलान्य दीवा, कल्याण वर्मा कृत शरावली प्रस्तुता, अर्थात शरावली ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत संभव है कि कल्याण वर्मा ने ग्रंथ नाम शरावली ही रखा हो, ये उन्हीं का दिया हुआ श्लोक है। और उपसंहार में उन्होंने होरा शास्त्र नामक वाचक शब्द का प्रयोग किया। एक्चुअली में उन्होंने बुद्धिमानी की, नाम शरावली रखा और उपसंहार में होरा शास्त्र लिख दिया, तो जिसको जो भी समझ के पढ़ना हो पढ़ ले, इससे उनका लोकप्रियता बढ़ गई। शरावली का रचना काल, ये कब लिखी गई थी? इस ग्रंथ की रचना के विषय में वक्तव्य है कि यह ग्रंथ प्रत्येक अवस्था में वराह मिहिर के बाद तथा भट्टोत्पल से पहले लिखा चुका, क्योंकि उन्होंने वराह मिहिर का काफी कुछ कॉपी किया है, तो वराह मिहिर के बाद लिखी गई है। और भट्टोत्पल ने इनकी टीका की है, इसका मतलब बताया, अपनी रचनाएं इसी के आधार पर बनाई, तो उससे पहले है। तो भट्टोत्पल से पहले लिखा चुका था और प्रसिद्ध भी हो गया था। वराहमिहिर का जन्म समय 505 ईस्वी से 15 से 20 वर्ष पूर्व, लगभग 485 मानते हैं ईसा वर्ष। तथा भट्टोत्पल ने बृहज्जातक की अपनी टीका 966 ईस्वी में समाप्त की थी। तो समय इसका मतलब 505 से 966 के बीच में है। वराह के जन्म वर्ष लगभग 485 ईस्वी से 70 वर्ष बाद, ये माना जाता है कि वराह का जन्म 450 में हुआ, 485 ईस्वी में हुआ था, उसके 70 वर्ष बाद 555 ईस्वी में, 555 ईस्वी में ये कल्याण वर्मा जी ने शरावली ग्रंथ की रचना की। कल्याण वर्मा स्वयं को व्याघ्र पटीश्वर या व्याघ्र पदीश्वर या पटीश्वर कहते हैं। ये वर्ड जो है एक्चुअली में गुजराती है। व्याघ्र या बाघ चिन्ह वाले राजाओं के वंश में कल्याण वर्मा गुजरात प्रदेश के राजा थे, अर्थात ये राजा थे कल्याण वर्मा जी गुजरात में। तो ये जगह है व्याघ्र पदीश्वर, पटीश्वर इसलिए कहते थे कि वो उसके राजा थे। कल्याण कल्याण वर्मा जी की जो कर्म भूमि है वो गुजरात है। तो ब्रह्मगुप्त के समय से लेकर चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय तक गुजरात की राजधानी भिंडमाल, जिसे हम श्रीमाल या भीलमाल भी कहते थे, तो यह ब्रह्मगुप्त के समय से है। कल्याण वर्मा स्वयं को व्याघ्र पटीश्वर या व्याघ्र पल्लीश्वर के पास देवग्राम का निवासी कहते हैं। यह स्थान गुजरात में माना जाता है। यह स्थान पाटवा जिले में है। ये व्याघ्र पदवंशीय राजा विक्रम की 13वीं सदी में रीवा में भी आ गए थे, मतलब उनका राज्य बाद में 13वीं सदी में रीवा तक फैल गया था।
सौराष्ट्र व गुजरात में यमन मत का विशेष प्रचार था, क्योंकि अरबियन कंट्री के लोग प्रवेश हमेशा या तो गुजरात की तरफ से करते थे या महाराष्ट्र में मुंबई की साइड से। इसलिए सौराष्ट्र व गुजरात में यमन अर्थात मुस्लिम्स के आने के कारण वहां यमन मत का विशेष प्रचार था। उसी कारण वराह व यमन मतों में समन्वय करते हुए विस्तृत शरावली की रचना गुजरात प्रदेश में हुई थी। और इसीलिए क्योंकि वहां पे यमन मत था तो इन्होंने उसको भी इंक्लूड किया हिंदी के साहित्य बृहत जातक में, जो कि लिखा था वराह मीर ने। प्रस्तुत शरावली में लगभग 2500 श्लोक हैं, मतलब ये बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। हम लोगों को जो दिया गया है किताब पढ़ने के लिए ये बहुत छोटी है, इतना डिटेल नहीं है। जो रियल बुक है वो 2500 श्लोक की है। हम लोगों का सिद्धांत शिरोमणि में 1000 से कम श्लोक हैं, तो वो इतनी बड़ी है। इसमें 2500 श्लोक हैं। तो प्रस्तुत शरावली में लगभग 2500 श्लोक हैं। प्राय आर्य छंद का प्रयोग किया गया है, ज्यादातर इस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। छंद प्रयोग करते हैं जिसमें एक काव्य की जैसी रचना बन जाए। पौरुषेय ज्योतिष ग्रंथों में बृहद जातक व शरावली ये दो आंखें की तरह काम करती हैं। अगर होरा आपको सीखना है तो इसको आंख समझिए। इन्हें पढ़े बिना फलित ज्योतिष में एक पग चलना भी कठिन है। बाद में पराशर भी आ गए, अर्थात बृहद पराशर जिसे कहते हैं। तो पराशर, बृहद जातक और शरावली यह फलित ज्योतिष की 3 मुख्य कृतियां हैं। पहले सेमेस्टर में शरावली है, सेकंड में बृहद जातक आ जाएगी और पराशर जो है लास्ट में आ जाती है। तो पढ़नी आपको सारी पढ़ेंगी। ये तो इसका इतिहास था, इंट्रोडक्शन था, जो ये किताब आपके सिलेबस में है। इसके बाद इसका मंगलाचरण भी कभी कभी पूछा जाता है, वैसे हमसे तो नहीं पूछा गया। टीचरों ने कहा था पढ़ने के लिए, पर हमारे एग्जाम में आया नहीं था। और इसका मंगलाचरण ये है, यूनिट 1 में शास्त्रावतार में ये दिया है श्लोक। बहुत छोटा श्लोक है, लर्न करना चाहे तो कर सकते हैं। यस्योदय जगदिदम प्रतिबोधमेति मध्य स्थिते प्रसरति प्रकृति क्रियासु अस्तम गते स्वपितिम चोत्सितैक मात्रम भानु स एष जयति प्रकट प्रभाव। आपको अगर ये आता है एग्जाम में कि इसका मंगलाचरण लिखना है तो ये श्लोक जरूर लिखना पड़ेगा और फिर इसका हिंदी अर्थ देना है। मंगलाचरण का हिंदी अर्थ जो अभी ये दिया, भगवान सूर्य के उदित होने पर समस्त संसार के प्राणी जाग जाते हैं। आकाश मध्य तक पहुंचने की अवधि पर्यंत सभी जीव अपनी स्वाभाविक क्रियाओं में लग जाते हैं दोपहर तक, तथा अस्त हो जाने पर सब लोग सो जाते हैं। ऐसे प्रकट व प्रत्यक्ष प्रभाव वाले भगवान सूर्य की जय हो। अर्थात जिस सूर्यदेव के उच्छावास मात्र से ही सारा जड़ चेतन जीवमंडल निर्मित हुआ है, वह जगत सूर्य के उदयास्त के साथ ही अपने कर्मों में प्रवृत्त व निवृत्त होता है। वह भगवान सूर्य के सारे ग्रहों में मुख्य होने से प्रत्यक्ष नारायण रूप समस्त संसार का पालक, जनक व संहर्ता है। वह सर्वोत्कृष्ट है, अतः उसकी जय हो। हम उसे बारंबार नमस्कार करते हैं। अर्थात सूर्य की उपासना करके ही ज्यादातर ये ग्रंथ लिखे गए हैं, क्योंकि ये ग्रंथ हैं होरा शास्त्र। ये ग्रहों के आधार पर फलन करते हैं और ग्रहों में भी सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है। तो उसी की उपासना करके आगे के ग्रहों का ये फल बताते हैं। इसीलिए सूर्य की उपासना करना जरूरी होता है, तभी यह फलित सिद्ध होता है। सभी ग्रंथों में यही किया गया है। उच्च स्टैक मात्रम यह जगत शब्द का विशेषण है। जय शब्द से नमस्कार अर्थात आक्षेप होता है। सूर्य के हुई सब ग्रहों का आधिपत्य प्राप्त है, अकेले सूर्य ही सभी ग्रहों का मालिक है तथा वह समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान होता है। तो जब सूर्य का नमस्कार करते हैं तो आपकी आत्मा का भी नमस्कार हो जाता है, आप आत्मा से पवित्र हो जाते हैं। और सूर्य को नमस्कार करने से सभी ग्रह का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए नवों ग्रह का फल बताने के लिए आप सूर्य का मंगलाचरण करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने इतिहास कंप्लीट किया है। कल हम आपको पूरा शब्दार्थ अध्याय ये कंप्लीट कराएंगे। तो होरा का जो शाब्दिक अर्थ है और उससे
उसके डिटेल में हम बता देंगे, तो आपका 2 यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि कल सरावली में योग कार का अध्याय भी हम शुरू कर दें। जी। ओके। ओके, थैंक यू सर।